हेलो दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम साइंस और मैथ का वीडियो बनाते रहते हैं 9 और 10 क्लास का। इसलिए हमारे चैनल पर जितने भी दर्शक देख रहे हैं सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत स्वागत। और आज मैं जो पिछला वीडियो था पदार्थ का गठन और उसका गुण, उसका दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि द्रव दबाव के बारे में हम समझा चुके थे कि किसी भी लिक्विड के अंदर किसी बिंदु पर द्रव दबाव कैसे ज्ञात किया जाता है, उसका हम सूत्र भी बता चुके थे। आज हम आगे बढ़ते हैं द्रव दबाव की विशेषता। तो इसका विशेषता क्या है? द्रव दबाव अगर किसी लिक्विड के अंदर किसी बिंदु के ऊपर अगर दबाव पड़ता है या जल के द्वारा जो दबाव लंबवत दबाव पड़ता है उसके ऊपर, तो उसकी विशेषताएं क्या है? तो सबसे पहली बात है, सबसे पहला इसका विशेषता ये है, सबसे पहली विशेषता ये है कि द्रव दबाव ऊंचाई द्रव के गहराई पर निर्भर करता है। द्रव के गहराई पर निर्भर करता है, अर्थात द्रव कितना भरा हुआ है इसमें और वो बिंदु कितना दूरी पर है उस पर भी निर्भर करता है कि इसके ऊपर दबाव कितना पड़ता है। अब जैसे इसका ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है तो इसमें कितना दबाव पड़ेगा, यहाँ इस बिंदु पे कितना दबाव पड़ेगा। अगर 20 सेंटीमीटर गहराई है तो यहाँ पे इस पोजीशन में कितना दबाव पड़ेगा, तो वो हाइट के ऊपर भी निर्भर करता है। दूसरा है द्रव का द्रव दबाव द्रव के घनत्व पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है। अच्छा, घनत्व पर निर्भर करता है मतलब वो लिक्विड कैसा है, वो लिक्विड ज्यादा गाढ़ा है, पतला है, कैसा है। अगर घनत्व ज्यादा है तो उसमें दबाव ज्यादा लगता है, अगर घनत्व कम है तो निश्चित रूप से कम दबाव उसके ऊपर लगेगा। तो इसके ऊपर निर्भर करता है और जी के ऊपर भी निर्भर करता है, यानी गुरुत्वजनित त्वरण, गुरुत्वजनित त्वरण पर भी द्रव दबाव निर्भर करता है। अर्थात ये द्रव के ऊपर, द्रव हम कहाँ पे रखे हुए हैं, कितना ऊंचाई के ऊपर रखे हुए हैं, कितना समुद्र तल के ऊपर रखे हैं या पहाड़ के ऊपर रखे हुए हैं, उसके हिसाब से भी इसमें द्रव दबाव लग सकते हैं। और ये द्रव दबाव कहता है किसी भी तल में, अगर हम ये तल मानते हैं कि इतना गहराई में एक तल का कल्पना अगर हम करें तो तल के जितने भी बिंदु हैं, मतलब किसी निश्चित गहराई में उपस्थित तल पर तल के सभी बिंदुओं पर समान दबाव लगता है, समान दबाव लगता है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि द्रव दबाव की क्या क्या विशेषताएं हैं। निश्चित रूप से इसको ध्यान रखिएगा, कभी हो सकता है परीक्षा में यह आ जाए। अब आता है बैरोमीटर। अब एक नया चीज देख रहे हैं, बैरोमीटर। अब ये बैरोमीटर क्या है? अब देखिए हम लोग बैरोमीटर क्या है, तो वायुमंडलीय दबाव को मापने वाला जो यंत्र है उसी को हम बैरोमीटर कहते हैं। तो बहुत आसानी से इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि वायुमंडलीय दबाव को मापने वाला यंत्र को क्या कहते हैं? बैरोमीटर कहते हैं। पहला बैरोमीटर के बारे में आप लोगों ने पढ़ लिया है, जो था क्या कहते हैं, टॉरिसेली का बैरोमीटर, जो 1 मीटर वाला नली लेकर उसमें पारा भरा जाता था और 76 सेंटीमीटर पारा
आकर के रुक जाता था, जिसमें टॉरिसेली का निर्वात भी बोला जाता था। 76 सेंटीमीटर के ऊपर में जो गैप होता था नली में उसको टॉरिसेली का निर्वात बोलते थे, और 76 सेंटीमीटर आकर के पारा रुक जाता था, जो हमको सामान्य वायुमंडलीय दबाव जिसको हम लोग बोलते थे। लेकिन आज हम कुछ विशेष बैरोमीटर के बारे में पढ़ेंगे। वो बैरोमीटर क्या है? वो है हॉर्टिंग्स बैरोमीटर। तो आज हम लोग देखेंगे हॉर्टिंग्स बैरोमीटर, जो आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है, हॉर्टिंग्स बैरोमीटर। तो हॉर्टिंग्स बैरोमीटर आखिर है क्या? हॉर्टिंग्स बैरोमीटर में क्या होता है, इसमें भी 1 मीटर का नली होता है। ठीक है, देख लीजिए, 1 मीटर का नली होता है। अब इसके ऊपर एक पैमाना लगा हुआ होता है ना। इस पैमाना में एक इंडिकेशन रहता है, जिसमें कि पारा का तल कितना ऊपर नीचे जाएगा, वो इसका एक इंडिकेशन यहाँ पे लगा होता है। और नीचे क्या होता है, नीचे एक थैली नुमा रचना होता है, और इस थैली नुमा रचना में पारा भरा हुआ रहता है। इस तरह का रचना होता है, और इसमें एक थैली नुमा रचना है, इसमें पारा भरा हुआ रहता है, और नीचे क्या होता है, एक स्क्रू होता है। यह स्क्रू मान लिया जाए ई है, और यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा हुआ होता है। मान लिया कि ये इंडिकेटर है, जिसको कि हम सी से सूचित कर देते हैं, ये इंडिकेटर है। अब क्या होता है, जब स्क्रू को हम घुमाते हैं, जब हम इसको स्क्रू को घुमाते हैं, तो ये स्क्रू को घूमते के साथ ही इसका पारा का लेवल क्या होता है, बढ़ने लगता है। अब जैसे ही पारा के लेवल इससे छू जाता है, यानी इंडिकेटर से छू जाता है, तो इस समय हम लोग यहाँ पे क्या होता है, दबाव पढ़ लेते हैं। और जो दबाव यहाँ पे आता है, जो इंडिकेटर में दबाव आता है, उससे हम लोग पता कर लेते हैं कि ये दबाव कहाँ पर कितना लग रहा है, और इस स्थान पर वायुमंडलीय दबाव कितना होता है। तो इस तरह से फिगर में देख लीजिएगा। तो ये इसका बनावट में क्या हुआ, 1 मीटर का लंबा नली होता है, ऊपर में पैमाना होता है नापने का, और नीचे एक बैग होता है जिसमें पारा भरा हुआ रहता है, और एक इंडिकेटर होता है, जिसको कि हम जब स्क्रू को कसते हैं तो ये पारा ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है, और ये जब तक इससे छू ना जाए, जब इससे छू जाता है तो हम लोग रोक करके देख लेते हैं कि उसमें कितना वायुमंडलीय दबाव होता है। इससे हम क्या करते हैं, वायुमंडलीय दबाव को माप लेते हैं। अब तो एक नया बैरोमीटर आ चुका है हॉर्टिंग्स का बना हुआ, जिसमें कि टेम्परेचर भी उसमें नोट कर लिया जाता है, जिससे पता चलता है कि इस टेम्परेचर पर कितना दबाव होता है। यानी दोनों साथ ही हम लोग माप सकते हैं कि किस टेम्परेचर पर कितना दबाव हुआ है। तो इस तरह से हम हॉर्टिंग्स बैरोमीटर के बारे में जान गए। अब ये बैरोमीटर का हम लोग मौसम के जानकारी के लिए किस तरह से हम लोग यूज करते हैं, तो इसके देखिए, मौसम की जानकारी के लिए, मौसम की जानकारी के लिए बैरोमीटर का उपयोग, इसका ज्यादातर हम लोग मौसम की जानकारी के लिए हम लोग करते हैं। देखिएगा, मौसम विज्ञान के जो ज्ञाता होते हैं, वो लोग हमेशा मौसम के बारे में पहले ही जानकारी कर देते हैं कि कब जो है आंधी आने वाली है, कब बारिश होने वाली है, ये पहले ही ज्ञात कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये हॉर्टिंग्स बैरोमीटर जो होता है, या बैरोमीटर जो होता है, वो क्या करता है, पहले से जानकारी दे देता है। तो देखिए, पहले क्या होता है कि पहला जानकारी क्या देता है, अगर हठात पारा गिर गया, पारा का लेवल नीचे गिर गया है, नीचे गिर जाता है, तो निम्न चाप उत्पन्न होते हैं। क्लियर? अगर पारा हठात इसमें नीचे गिर जाएगा तो निम्न चाप होगा, और निम्न चाप होने से होता है, जिससे क्या होता है, आंधी बड़ी जोर से आता है, मतलब आंधी आएगा, जिससे आंधी आता है बहुत तेज गति से, और बारिश भी हो सकते हैं। दूसरा क्या है कि अगर पारा धीरे धीरे नीचे गिरा, यदि पारा धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है, तो
वायु में नमी की मात्रा बढ़ जाती है, नमी की मात्रा बढ़ जाती है और बारिश होने लगती है और वर्षा होने लगती है, वर्षा होने लगती है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पारा धीरे धीरे नीचे गिरे तो समझ लीजिए कि बारिश होने की संभावना है। क्लियर? अच्छा, अब तीसरा क्या है वो भी देख लीजिए। तीसरा है कि पारे का तल में वृद्धि होता है और हठात अगर वृद्धि पहले होता है, मान लिया कि हठात वृद्धि हो गया, हठात ऊपर चढ़ गया पारा का तल अगर वृद्धि होता है तो वायु में नमी का मात्रा घट जाती है। वायु में नमी की मात्रा क्या हो जाती है? नमी की मात्रा घट जाती है और नमी की मात्रा घट जाने से भी आंधी होने की संभावना हो जाती है और इस तरह से इस प्रकार जोरों की आंधी आ सकती है, जोरों की आंधी आ सकती है, आ सकती है। और चौथा पोजीशन क्या हुआ? अगर पारा का लेवल सामान्य रहता है, यदि पारा का लेवल अस्थिर रहता है या सामान्य रहता है, अस्थिर या सामान्य रहता है तो मौसम शुष्क तथा आसमान कैसा होता है? साफ होता है, आसमान साफ होता है। तो इस तरह से हम लोग आज ये भी जान गए कि बैरोमीटर का आखिर इस्तेमाल किस प्रकार होता है। वायुमंडलीय दबाव तो हम लोग जानते ही हैं कि कहाँ पे कितना वायुमंडलीय दबाव है, कितना ऊंचा पर हम है, कितना समुद्र के तल से नीचे है, उसके बारे में तो जानकारी दे ही देता है। इसके अलावा मौसम का बारे में भी विशेष हमको ये जानकारी देता है, जो कि 4 तरह से हम बताए हैं, जिससे कि हम लोगों को इसके बारे में जानकारी मिलता है। अब हम लोग चले आते हैं एक नया टॉपिक जो है साइफन। तो साइफन क्या है इसके बारे में समझ लीजिए। साइफन के बारे में हम अभी जानकारी करेंगे। देखिए साइफन क्या है? एक नलीनुमा रचना है, वो रबर का भी हो सकता है, कांच का भी हो सकता है, लेकिन इसका एक भुजा लंबी और एक भुजा छोटी होती है। इस तरह से साइफन की आकृति होते हैं। अर्थात ये भुजा लंबा वाला भुजा है, लंबी भुजा, और ये भुजा छोटी भुजा, छोटी भुजा। तो इस तरह से साइफन क्या है? कांच का बना हुआ एक नलीनुमा रचना अथवा रबर का बना हुआ एक नलीनुमा रचना, जिसमें कि एक भुजा छोटी होती है और दूसरी भुजा लंबी होती है। और इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? तो इसका इस्तेमाल करते हैं किसी भी बड़े पात्र में रखे हुए जल अथवा तेल को एक पात्र से दूसरे पात्र में ढालने के लिए, वो ये स्थानांतरित करने के लिए। क्योंकि देखिए बड़े बड़े अगर ड्रम के अंदर तेल है या और भी जल है तो उसको हम दूसरे पात्र में अगर निकालना चाहें तो उसको लुढ़काना पड़ेगा, जो कि बहुत कठिनाई होगा और उसमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए तब क्या करते हैं हम लोग? इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि हम साइफन कहते हैं, साइफन कहते हैं। तो साइफन के बारे में समझ में आ गया क्या है? यह रबर अथवा कांच की बनी हुई एक जे आकार की रचना होती है, जिसका एक भुजा छोटी तथा दूसरी भुजा लंबी होती है, दूसरी भुजा लंबी होती है, लंबी होती है। इसकी सहायता से बड़े पात्र में रखे तरल पदार्थ को छोटे पात्र में
छोटे पात्र में आसानी से निकाला जा सकता है, आसानी से निकाला जा सकता है। तो इस तरह से इसको हम साइफन करते हैं। अब देखिए ये साइफन का प्रयोग हम लोग कैसे करते हैं और किस तरह से जल जो है या कोई वायल वगैरह किस तरह से एक ड्रम से दूसरे पात्र में हम लोग कर सकते हैं, है ना। हम लोग केवल करते हैं लेकिन इसके बारे में हम लोग जानते नहीं है कि ये आखिर होता कैसे है। दरअसल ये वायुमंडलीय दबाव के कारण ही होता है कि एक पात्र से दूसरे पात्र में लिक्विड को हम लोग स्थानांतरित कर लेते हैं। ये वायुमंडलीय दबाव का ही कारण है। करते क्या है, सबसे पहले देखिए इसका क्रिया विधि हम अभी बता रहे हैं। सबसे पहले करते क्या है कि एक पात्र है जिसको थोड़ा ऊंचाई पर रखते हैं, है ना, और इसमें साइफोन का जो छोटा वाला भाग है उसको हम इस पात्र में डाल देते हैं और इसमें मान लीजिए वायल है या जल है, तरल है, कुछ भी है इसके अंदर, तो साइफन का ये छोटा वाला भाग रखते हैं और लंबा वाला भाग रखते हैं जिसमें कि हम तरल को डाल रहे हैं, है ना। सबसे पहले क्या करते हैं कि इसमें जो तरल को निकालना होता है उसी तरल को हम इसमें पहले भर लेते हैं और दोनों छोर को अंगूठा से दबा देते हैं। दबाने के बाद फिर क्या करते हैं, धीरे धीरे करके इसके अंदर एक भाग को रखते हैं, एक छोर को रखते हैं और दूसरा छोर को दूसरे पात्र में रख देते हैं। अब होता क्या है कि यहाँ पे वायुमंडलीय दबाव अधिक हो जाता है और यहाँ पे वायुमंडलीय दबाव कम होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे ए बिंदु पर एक वायुमंडलीय दबाव यहाँ पे पड़ रहा है और यहाँ पे मान लीजिए बी बिंदु पर वायुमंडलीय दबाव पड़ रहा है। अगर हम ये साबित कर दें कि ए बिंदु पर जो है वायुमंडलीय दबाव अधिक पड़ रहा है और बी बिंदु पर वायुमंडलीय दबाव कम पड़ रहा है, तो निश्चित रूप से तरल क्या होगा, इससे निकल करके किस में जाएगा, तो दूसरा पात्र में चला जाएगा। तो मान लीजिए कि यहां तक जो नली है इस ए तक, इसका हाइट मान लिया h1 है और B से लेकर के यहां तक का हाइट मान लिया h2 है, ठीक है। तो एक तो तरल दबाव डाल रहा है और दूसरा वायुमंडलीय दबाव भी है। तो वायुमंडलीय दबाव क्या करता है, जब वायुमंडलीय दबाव तो हर जगह एक समान लगता है, तो इसके वायुमंडलीय दबाव, वायु इसमें एक दबाव लगा रहा है तो तरल भी इसके ऊपर दबाव लगा रहा है। दूसरा देखिए यहाँ भी वायुमंडलीय दबाव उतना ही लगा रहा है और तरल भी उतना ही, तरल भी अपने हिसाब से वायुमंडलीय दबाव इसमें लगाएगा। अगर इसके अंदर तरल आ गया है तो, या इसके अंदर जो तरल है वो भी दबाव लगाएगा इसमें। तो यहाँ देखिए होता क्या है कि मान लीजिए कि ए बिंदु पर जो वायुमंडलीय दबाव लग रहा है उसको अगर हम पीए अगर मान लें, तो ए बिंदु पर लगने वाला वायुमंडलीय दबाव पीए है, तो पीए बराबर क्या होगा बोलिए। ये पहले तो वायुमंडल इसके ऊपर जो दबाव लगा रहा है तो वो तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। मान लीजिए कि वायुमंडलीय दबाव यहाँ पे लग रहा है पी ए बिंदु पर, मान लिया कि पी एटमॉस्फेयर लग रहा है, एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो पी एटमॉस्फेयर लग रहा है वायुमंडलीय दबाव और इसमें अगर हम माइनस कर दें इसके जल के द्वारा जो दबाव लग रहा है, तो जल के द्वारा जो दबाव लगता है उसको हम लोग क्या करते हैं, HdG। तो मान लीजिए कि ये है H1dG, क्लियर। अब उसके बाद अगर B बिंदु पर दबाव देखें तो PB बराबर, बताइए क्या होगा, P एटमॉस्फेयर तो सब हर जगह बराबर, यहाँ भी एटमॉस्फेयर का दबाव बराबर ही लग रहा है इस पोर्शन में। तो ये जो दबाव तरल के द्वारा लग रहा है एक वायुमंडलीय दबाव लग रहा है, वायुमंडलीय दबाव तो P एटमॉस्फेयर ही होगा, P एटमॉस्फेयर, लेकिन इसमें लग रहा है H2dG, है ना। H2dG क्यों हुआ, क्योंकि इसका हाइट तो ज्यादा है इसलिए H2dG लग रहा है। अब हमको बताइए, यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक उदाहरण हम समझा दे रहे हैं कि 10 में अगर हम 5 माइनस करते हैं तो आता है 5, लेकिन 10 में अगर हम 8 माइनस करते हैं तो आता है 2। तो अब बताइए, ये तो H2 का मान ज्यादा है और D और G तो यहां भी लगता है समान, यहां भी समान लगता है, तो निश्चित रूप से अब हमको बताइए PA ज्यादा है या PB ज्यादा है।
तो हम लोग निश्चित रूप से कहेंगे, जिस तरह से हम बताए 10 में अगर 5 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, 10 में अगर 8 माइनस करेंगे 2 आएगा। तो इस हिसाब से बताइए यहाँ पर क्या होगा, पीए इज ग्रेटर देन पीबी। अब पीए इज ग्रेटर देन पीबी क्यों हुआ, क्योंकि हम जान रहे हैं कि H1 ऊंचाई कम है, इसलिए यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव क्या होगा, ज्यादा लगेगा, क्योंकि ये जो ऊंचाई है ये तरल का ऊंचाई है, और इसलिए तब यहाँ पर क्या है, वायुमंडलीय दबाव ज्यादा लगता है बनिस्पत, जैसा कि हम यहाँ बताए, यहाँ 5 आया तो यहाँ पे 2 आया, तो इसलिए पीए इज ग्रेटर देन पीबी होता है, इसलिए यहाँ का वायुमंडलीय दबाव ज्यादा होता है। ज्यादा होने के कारण ही ये तरल क्या करता है, दूसरी तरफ मूव करने लगता है और जाने लगता है। तो अतः जल हमेशा हमेशा किधर जाता है, तो छोटे भुजा से बड़ी भुजा की तरफ, हमेशा छोटी भुजा, साइफन के छोटी भुजा से बड़ी भुजा की ओर, बड़ी भुजा की ओर प्रसारित होने लगते हैं। प्रसारित होने, जल की जगह पे हम तरल लिख देते हैं, क्योंकि तरल कुछ भी हो सकता है, प्रसारित होने लगते हैं। तो इस तरह से आपने ये भी समझ लिया कि साइफोन में किस तरह से जल जो है एक पात्र से दूसरे पात्र में पहुंचते हैं। अब हम लोग देखेंगे साइफोन का क्या कार्य है या साइफोन का विशेषता क्या है। कार्य बाद में देखेंगे, पहले विशेषता देखेंगे। तो साइफोन का विशेषता क्या है, साइफोन का विशेषता, साइफोन का विशेषता है ना। देखिए, सबसे पहली बात है कि साइफन में एक भुजा बड़ी होनी चाहिए, दूसरी भुजा छोटी होनी चाहिए। साइफन में क्या होना चाहिए, एक भुजा साइफन का एक भुजा बड़ी तथा दूसरी भुजा छोटी होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, दूसरा है कि इसमें कहीं छिद्र नहीं होना चाहिए। साइफन नली में कहीं भी छिद्र नहीं होना चाहिए, क्योंकि छिद्र होने से उसमें हवा प्रवेश कर जाएगा और तब ये काम नहीं करेगा। छिद्र नहीं होना चाहिए। अच्छा, तीसरा क्या है, तीसरा है कि जो छोटी भुजा है उसकी लंबाई 76 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर काम नहीं करेगा। तो साइफन की छोटी भुजा की लंबाई 76 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए, है ना, अधिक नहीं होनी चाहिए, यानी इसका लंबाई छोटा होना चाहिए, 76 सेंटीमीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एक और है कि जहां का वायुमंडलीय दबाव शून्य है वहां ये काम नहीं करेगा, अर्थात जिस स्थान का वायुमंडलीय दबाव शून्य है, उस स्थान पर साइफोन कार्य नहीं करते हैं, तो इस तरह से हम लोग साइफन का परिभाषा भी देख लिए, साइफन का फंक्शन भी देख लिए हैं और साइफन का विशेषता भी देख लिए हैं। और कार्य तो इसका केवल यही है, क्या कार्य है बताइए साइफन का, कि बड़े पात्र से किसी भी प्रकार के लिक्विड को हम लोग छोटे पात्र में आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं, उसको स्थानांतरित कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से एक ही कार्य इसका महत्वपूर्ण है, ये कार्य भी आप समझ गए। अब हम लोग एक और चीज देखते हैं, वो क्या है, समोच्चशीलता, तरल का समोच्चशीलता का गुण, तरल का समोच्चशीलता का गुण। अब देखिए तरल के समोच्चशीलता का गुण क्या है, कहता है कोई भी तरल अगर अस्थिर है तो उसका जो ऊपरी तल होता है वो हमेशा समान तल में उपस्थित होते हैं। जैसे अगर हम एक इस तरह का पात्र ले लेते हैं जिसका की बनावट अलग अलग तरीके का हो,
जैसे एक इस तरह का बनावट है, एक नली ऐसा दिया हुआ है, एक नली इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, एक नली ऐसे सीधा दिया हुआ है, इस तरह से है, और इसमें हम जल डाल देते हैं। तो जल डालते हैं तो देखते हैं कि इसका लेवल जो है हर जगह एक समान हो जाता है। ये देखिए, समझिए इसको अच्छी तरह से। तो इसको हम समोच्चशीलता कहते हैं। समोच्चशीलता कहने का मतलब कि अगर हम लिक्विड इसमें डालते हैं तो ऊपर का तल जो होता है वो क्षैतिज के क्या हो जाते हैं, समानांतर हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये मोटा है, ये पतला है तो इसमें पानी ऊपर चढ़ जाएगा, किसी में नीचे हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमेशा क्या करता है, जल एक समान तल को ढूंढते रहता है और वो समान तल में ही व्यवस्थित रहते हैं। इसलिए तरल का एक गुण होता है जिसको समोच्चशीलता का गुण कहते हैं। और ये इसके आधार पर हम लोग बता सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के इसके उदाहरण हैं जो कि हम लोग को सामने नजर आ जाता है। जैसे शहर में क्या होता है, पानी का टंकी होता है। पानी का टंकी जो होते हैं बहुत ऊंचाई पर उसको क्या करते हैं, जल उसमें संग्रह करके रख देते हैं, ताकि जितने भी बिल्डिंग है, जितने भी मकान बने हुए हैं, सब उस टंकी के हिसाब से नीचे ही रहता है, जिसके कारण कि जल क्या होता है, हमेशा उसके घर में चाहे 2 महला बिल्डिंग हो, 3 महला बिल्डिंग हो, वहां भी पानी पहुंच जाता है, क्योंकि पानी का तल जो है ऊपर तक है, इसलिए वो पानी वहां अपना तल के हिसाब से वो ऊपर तक जा सकता है, इसलिए उसको चढ़ाने की आवश्यकता नहीं होती है। वो 2 महला 3 महला बिल्डिंग तक चले जाते हैं, क्योंकि उसका ऊंचाई बहुत ज्यादा ही होता है। तो इस तरह से समोच्चशीलता के गुण के आधार पर क्या होता है, नगर पालिका में जल का जो टैंक होते हैं उससे नगर पालिका में सभी गांव और सभी घरों में बिजली जल पहुंचाए चले जाते हैं। अच्छा, दूसरा एक ऑस्ट्रेशियन कूप है, जो कि आप इसके पहले भूगोल में पढ़ चुके हैं या फिर साइंस में पढ़ चुके हैं, ऑस्ट्रेशियन कूप। तो ऑस्ट्रेशियन कूप क्या है कि उस स्थान पे क्या होता है कि पानी फव्वारा के जैसा निकलते रहता है। तो ये फव्वारा के जैसा जो पानी निकलते रहता है, इसका कारण क्या है, क्योंकि यहाँ भी समोच्चशीलता का ही गुण के आधार पर होता है। क्योंकि पानी का तल जो होता है ये यहाँ तक, मान लिया पानी का तल है और हम इस स्थान पर गड्ढा किए हुए हैं, तो क्या होगा, पानी अपना तल ढूंढने के लिए वो क्या करेगा, ऊपर फव्वारा की तरफ पानी फेंकेगा, क्योंकि वो अपना तल को ढूंढता है। तो इस तरह से नीचे में क्या होता है, पानी गहराई में अगर है तो निश्चित रूप से पानी वो ऊपर आना चाहेगा, क्योंकि अगल बगल में जो पानी का तल है वो ज्यादा ऊंचाई पर है, इसलिए जहां भी गड्ढा होता है वहीं पे क्या होता है, पानी ऊपर उठने लग जाता है। इस तरह से समोच्चशीलता का गुण उसमें भी दिखाया जाता है, जिसका नाम है ऑस्ट्रेशियन कूप। तो इस तरह से आज समोच्चशीलता तक हम इसको समझा दिए हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो निश्चित रूप से जो नए दर्शक हैं वो सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि अन्य विद्यार्थियों को भी लाभ हो। थैंक यू।